एमपीटी की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो स्टूडेंट्स, क्योंकि अल्टीमेटली स्क्रीनिंग टेस्ट तो आपने पास करना है ना। तो बजाय इसके कि बंदा उस वक्त दौड़ लगाए जिस वक्त वो अनाउंस हो जाए, उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? सो अगर आप उसको छोड़े रखेंगे कि कहाँ से कह रहे हैं, कहाँ से भाई आप सीएसएस में आए हुए हैं सबा, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कहाँ से तैयारी करनी है। यही उसके वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो है वो याद करने होते हैं, और फिर वो जो सारे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की जो एमसीक्यूज हैं, आपको पता है वो सारा एमसीक्यू बेस्ड है, और उसकी अभी से उसको याद करना शुरू करें ना कि अब मैं क्या कहूँ बेवकूफों की तरह, जब वो इम्तिहान होने लगता है तो लोग उस वक्त इम्तिहान तैयारी शुरू करते हैं। आपके पास टाइम है, अभी से स्टार्ट करें उसको। ये इजी ना ले इसको, क्योंकि एग्जाम बड़े आराम से टाइम एकदम से गुजरता है। आप समझ रहे हैं साल पड़ा हुआ है, आप देखिएगा इट्स ओनली 11 months फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, एंड कैसी तेजी से टाइम गुजरेगा। तो क्योंकि सीएसएस में पढ़ाई बहुत ज्यादा करने वाली होती है। अच्छा जी, ये चीज हमने पढ़ ली थी, एंड नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई ऑन दी वन ऑफ द टॉपिक्स। टॉपिक ये लिया हुआ है, ये वाला एक्सपैंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी, जो 2022 के लिए नूर फातिमा आई हुई है वहां से प्रिपेयर करें। नोआ की जो बुक है इसके लिए एमपीटी की तैयारी के लिए उसी को यूज करें। एडवांस ग्रामर एंड राइटिंग हाजरा अभी तो जरा बिजी हैं, ये 12 तारीख के बाद कोई होश आएगी तो फिर उसके बाद प्लान करेंगे। मे बी जून में अगर टाइम मिलता है तो एडवांस ग्रामर एंड राइटिंग के कुछ कोर्सेज स्टार्ट करेंगे, ऑनलाइन भी और कैंपस क्लासेस भी, लेकिन अभी तक मेरी बात नहीं हुई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उसके ऊपर। कराना तो है क्योंकि समर ही बेस्ट टाइम होता है इसके लिए, वो करने का, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने का। और इंग्लिश सेपरेटली इंप्रूव कर लेनी जो है वो ज्यादा बेहतर है, ना कि बंदा एक साल फेल होके समझ आए कि हमें तो इंग्लिश ही नहीं आती। ये काफी लोगों के साथ होता है, इम्तिहान में जाके उनको पता चलता है कि हमसे तो लिखा ही नहीं जाता। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फोकस ऑन दिस टॉपिक। काफी सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं लेकिन दे आर वेटिंग। एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अ ब्लेसिंग और अ कर्स, ये 2019 का टॉपिक था, और सीएसएस का। इसकी आउटलाइन उसी तरीके से, पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग बनती है, उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट, और थीसिस स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी देखी है कि इसके अंदर राजा खतीब, ये ख्याल रखना ये परफेक्ट कंप्यूटर नामी शख्स ओरिजिनल नहीं है। राजा खतीब, ये जरा ख्याल रखना यार, ये परफेक्ट कंप्यूटर जो है ना, ये पहले भी क्लास में इसने परसों भी तंग किया था। ये आउटसाइडर है कोई। ये फिर रिकॉर्डिंग करते हैं और यूट्यूब पे डालते हैं। थैंक यू। अच्छा, आर्गुमेंटेटिव की थीसिस स्टेटमेंट होती है, उसमें फर्स्ट सेंटेंस, बेशक स्टूडेंट्स जरा नोट कर लें, फर्स्ट सेंटेंस एड्रेसेस बोथ वेरिएबल्स। First sentence addresses both variables. Second sentence mentions the stance, and the third sentence gives the way forward. So, spread of information technology has created both negative and positive impacts in the modern world. अच्छा स्टूडेंट्स, जरा ये ख्याल रखिएगा इस पूरी एसे में कि इसका जो इफेक्टिव वर्ड है, जो इसका जो मेन फोकस है, वो एक्सपेंडिंग के ऊपर है। इसमें ज्यादातर लोग इस ऐसे को इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर आ गया है। नहीं, एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो फैल रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या अगर इसको फैलाया जाए तो ये ब्लेसिंग होगी कि कर्स होगी, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपैंड कर रही है तो ये ब्लेसिंग है या कि कर्स है। तो एक्सपैंड को
मैंने यहाँ पे स्प्रेड में किया है. Spread of IT has created both negative and positive impacts in the modern world. So पहला सेंटेंस याद रखें, इसमें स्टांस नहीं लेना, इसमें क्लियर बताना है कि ये टॉपिक है क्या, किस चीज के बारे में. उसके बाद अगले सेंटेंस में हम स्टांस लेंगे. डिस्पाइट सम सिग्निफिकेंट नेगेटिव इफेक्ट्स, expanding information technology is more of a blessing due to the vast array of benefits that it has provided to mankind. तो ये हमने अपना स्टांस ले लिया कि ये जो एक्सपैंड कर रही है ये ब्लेसिंग है, अच्छी बात है. ड्यू टू द वास्ट array of benefits, इसलिए कि इंसानियत को, मैनकाइंड को बेनिफिट्स इतने मिले हैं इसकी वजह से. हाँ, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं, बाय यूटिलाइजिंग चेक्स एंड कंट्रोल्स इट्स नेगेटिव इफेक्ट्स कैन आल्सो बी मिनिमाइज्ड. ठीक है. सो दिस इज द थीसिस स्टेटमेंट. उसके बाद हमने जो क्रंच पैराग्राफ पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह से एक्सपैंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसी को हम रीफ्रेज करें तो इसका जो क्रंच पैराग्राफ है वो बन जाता है. उसकी हेडिंग आ जाती है हाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन बी अ ब्लेसिंग और अ कर्स. अब हम इसका बाकी जरा मैं रिवाइज कर दूं. लास्ट टाइम जो हमने स्टडी किया था कि इसका तरीका ये होता है कि पहले थीसिस लिखा जाएगा, उसके पांचों पैराग्राफ्स, उसके बाद एंटीथीसिस के पांचों पैराग्राफ्स लिखे जाएंगे और उसके बाद सिंथेसिस के पांचों पैराग्राफ्स लिखे जाएंगे. ये लाजमी है कि जब आप इसको लिख रहे हैं तो इसके पॉइंट्स को आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करें, वरना कोई समझ नहीं आती ऐसे की कि आप एक दफा उसके हक में बोल रहे थे, अब उसकी मुखालफत में बोल रहे हैं, फिर उसकी सिंथेसिस कर रहे हैं. तो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू लिंक ईच पैराग्राफ विद ईच अदर. अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने थीसिस ले लिया है कि ब्लेसिंग है मेरे नजदीक. तो उसकी पहली हेडिंग ये बनी कि व्हाई एक्सपैंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ ब्लेसिंग. स्टूडेंट्स, जब हम हेडिंग सब हेडिंग बनाते हैं तो पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि इसके अंदर एंड पंक्चुएशन कोई नहीं लगाई जाती, यानी फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या सारा कुछ. अब डू यू थिंक दिस इज अ क्वेश्चन? डू यू थिंक दिस इज अ क्वेश्चन? ये जो हेडिंग बनाने का तरीका है, व्हाई नॉट जरदाब, राना ओसामा, सादिया, सखावत, क्यों नहीं? क्वेश्चन क्यों नहीं? अगर क्वेश्चन है तो क्या? क्वेश्चन बनाना तो क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन तब बनेगा अगर ये इज जो है ये यहां लग जाए. व्हाई इज एक्सपैंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अ ब्लेसिंग, फिर क्वेश्चन बनेगा. ये अक्सर लोगों को गलती लगती है कि व्हाई समझ के तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, जबकि ये क्वेश्चन है ही नहीं सिरे से. ठीक है. जस्ट अ मिनट.
नहीं, कोहेरेंस कैसे? यही तो कोहेरेंस है, यही तो इसका सारा कमाल होता है इसके अंदर कि कोहेरेंस इसकी यही होती है कि पहले सारा थीसिस लिखा जाए, फिर सारा एंटीथीसिस लिखा जाए, फिर सारा सिंथेसिस लिखा। आज कल सुबह मुझे स्टूडेंट सुना रहा था कि उसने एक ही पैराग्राफ के अंदर तीनों चीजें करनी है, जरा गौर से सुना, और एक ही पैराग्राफ के अंदर ये भी लगाया, थीसिस भी, और उसी पैराग्राफ में एंटीथीसिस भी लगाया, और उसी में सिंथेसिस भी किया। एक बड़े मशहूर टीचर हैं, वो पढ़ाते हैं इस तरीके से, और वो कहते हैं मेरे 3 नंबर आए थे इस एस्से में। आर्गुमेंटेटिव एस्से से डरा हुआ था। उसकी वजह यह है कि एक ही पैराग्राफ के अंदर आप सारा कुछ कर रहे हैं, 3 नंबर पता नहीं उसे किस चीज के दे दिए एग्जामिनर ने वरना उसका वो भी नहीं था ना। एक और हमारा स्टूडेंट था, कराची से आए हुए थे पढ़ने के लिए, बैच 289 में। उसने भी इसी तरीके से, किसी ने उसको वहां पे सिंध में पढ़ाया हुआ था कि वो भी एक ही पैराग्राफ के अंदर आप आर्गुमेंट पॉइंट भी दें, उसका अपोज भी करें और उसको जो है सॉल्व भी करें। उसका भी 1 नंबर आया था। वो जो ऐसे थी ना, इस पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन, उसका टोटल 1 नंबर आया था। बेचारा बड़ा डरा हुआ कि क्या की हुआ क्या मेरे साथ। तो लेकिन उसी पेपर में हमारी जो स्टूडेंट थी रहना, पिछले साल 2020 में उसने 58 मार्क्स लिए थे इस मेथड से। ये वाला जो मेथड जो आपके सामने है, बिल्कुल इस पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन, 58 मार्क्स लिए थे और ऐसे टॉप की थी। तो इसलिए ना वो अपने आप को खराब करने के भी बेशुमार तरीके हैं, और उसी चीज को, इसलिए ये कहना कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे के नंबर नहीं आते जनाब, आपको मेथड उसका सही लगाएंगे तब नंबर आएंगे ना उसके। पहली बात, थीसिस के जरा पॉइंट्स देख लें। 5 पॉइंट्स हैं, ABCD। Why expanding information technology? मेरा सबसे पहला पॉइंट है कि communication has been immensely facilitated. Why is it a blessing? इसलिए कि communication बड़ी आसान हो गई है। Ease of access to all humanity. IT has benefited all fields of knowledge. ये blessing क्यों है? Effect of expanding IT on education, health and human. सारे field of knowledge को फायदा पहुंचाया, लेकिन खास तौर पे ज्यादा जिस फील्ड को पहुंचाया, that is education, health and human development. और उसके बाद ये है कि पॉजिटिव एंड इनडिस्क्रिमिनेट ट्रीटमेंट ऑफ ऑल मैनकाइंड अलाइक। सारी मैनकाइंड को एक ही तरीके से जो है वो ट्रीट किया जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से। जी ज़रा देखते जाए ना जरा आगे। मेरी ये ब्लेसिंग वाला पॉइंट है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, 3A को अपोज करना है 4A में। जो अब एंटीथीसिस वालों की हेडिंग आ गई ना। थीसिस वालों ने कहा व्हाई एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ ब्लेसिंग। एंटीथीसिस की हेडिंग है इफ कंसिडर्ड अ ब्लेसिंग इट इज नॉट फॉर एवरीवन। अगर आप कहते हैं ब्लेसिंग है, सबके लिए कम से कम नहीं है। कैसे? मसलन अगर आप कहते हैं कि जी कम्युनिकेशन हैज बीन इमेंसली फैसिलिटेटेड, तो मसला ये है कि नेगेटिव एक्टिविटीज हैव आल्सो इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड ड्यू टू ईज ऑफ कम्युनिकेशन। आप कहते हैं कि कम्युनिकेशन एक ब्लेसिंग है, लेकिन क्रिटिक्स ये कहते हैं, इसके ओपोनेंट्स जो हैं इस बात के, वो कहते हैं कि जी सारा जो है वो स्यापा ये है इसका कि कम्युनिकेशन इतनी आसान हो गई है कि हर तरफ जो है वो आ गया है इसका मसला। साथ ये इंडिपेंडेंट पॉइंट नहीं ना दे सकते आप। जो मैंने 5 पॉइंट्स दिए हैं उन्हीं को अपोज करेंगे ना। ये रेडियो वेव्स कॉजिंग हेल्थ इश्यूज, ये तो इसमें मेंशन ही नहीं किया हुआ ना। जब आप मेंशन करेंगे, कोई भी एक सिंगल पॉइंट कोई चीज नहीं होती आर्गुमेंटेटिव ऐसे में। हर पॉइंट को या तो उसका एक पॉइंट देंगे, उसका एंटीथेसिस भी दें, उसका सिंथेसिस भी दें। ठीक है? अच्छा जी, नेगेटिव नहीं, यहाँ हैकर्स की नहीं बात हो रही। बात ये हो रही है कि अब आपके मोबाइल फोन के थ्रू क्रिमिनल माइंडेड लोग किसी भी टाइम आपको अटैक कर सकते हैं, इसलिए कि कम्युनिकेशन आसान हो गई है। एनीबॉडी कैन अटैक यू एनी टाइम।
मसलन इसकी मिसाल ले लेना, लोगों के जो स्कैंडल बनते हैं, किसी भी शख्स की जो नंबर है डीपी की, उसकी जो फोटो है वो ऊपर नंबर उसका होगा, नीचे जो मर्जी बकवास किस्म के मैसेजेस लगा के दो पिक्चर्स को जोड़ के उस बंदे को स्कैंडलाइज कर दिया जाता है। कोई शख्स सेफ नहीं है। खासतौर पे जो नॉन लोग हैं वो तो ऐसे जैसे सारा दिन डर रहता है इस चीज का कि कहीं पे ये क्रिमिनल माइंडेड लोग बड़े आराम से जो है वो काम करते हैं। इसलिए कि कम्युनिकेशन आसान है, फोटोज पड़ी हुई हैं उसके ऊपर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में, वो उठाई, डीपी में लगाई, नंबर जो है वो आपका वहां पे पेस्ट किया और नीचे जनाब जो मर्जी मैसेजेस जो है स्कैंडलाइज हो जाता है बंदा। अब जब मतलब आज के जमाने में तो ये जो मैसेजेस किसी के गलत आने या फोटोशॉप फोटोज आनी या वीडियोस आने, अब तो इस पे ट्रस्ट ही खत्म होता जा रहा है। अब तो इतने आराम से किसी भी वीडियो में किसी का भी फेस बना के कुछ भी बनाया जा सकता है। तो ये मसले भी पैदा हुए हैं, नेगेटिव एक्टिविटीज जो हैं वो भी बढ़ गई हैं, जो कम्युनिकेशन। बहरहाल हम बात थोड़ा सा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नहीं कर रहे, हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। कहाँ है क्वेश्चन मार्क, कहाँ है? ओ भाई, मैंने सानिया फरूक, मैंने कहा है एंड पंक्चुएशन नहीं होती ओ भाई, एंड पंक्चुएशन। मैं जरा दोबारा लिखिएगा जी, डीप फेक है। सानिया जरा जो मैंने लिखवाया ना जरा उसको दोबारा देखें। मैंने लिखवाया था एंड पंक्चुएशन, यानी हेडिंग सब हेडिंग्स के एंड पे पंक्चुएशन कोई नहीं होती, और वो 3 है। कौन कौन सी एंड पंक्चुएशन? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अच्छा जी, कम्युनिकेशन का नेगेटिव पॉइंट उन्होंने ये दिया कि नेगेटिव एक्टिविटीज भी बढ़ गई हैं। ईज ऑफ एक्सेस टू ऑल ह्यूमैनिटी, इसका एंटीथेसिस वाले क्या कहते हैं? ओनली दोज कैन एक्सेस हु हैव टेक्नोलॉजी। बी वालों ने, इन्होंने कहा था थीसिस वालों ने कि ईज ऑफ एक्सेस, सारी दुनिया जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकती है। तो एंटीथेसिस वाले कहते हैं जी वही हासिल कर सकते हैं ना जिनके पास डिवाइसेस मौजूद हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस मौजूद नहीं। आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होगा तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं ना आप। जी स्टूडेंट, समझ आ रही है? अभी उसके ऑपोजिट पॉइंट्स जो हैं वो चल रहे हैं। एंटीथेसिस वाले भी यही पॉइंट्स डिस्क्राइब करेंगे। जी आबदा खान, बिल्कुल आपको ऊपर सिखाया था, ये देखो जरा, एंटीथेसिस किसका करना है? जो पॉइंट थीसिस में दिया था उसी का एंटीथेसिस करना है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद उसने कहा है, पॉइंट क्या था उसका? सी, आईटी हैज बेनिफिटेड ऑल फील्ड्स ऑफ नॉलेज। एंटीथेसिस वाले कहते हैं द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ आईटी इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल फील्ड्स। हमने कहा था सारे फील्ड्स में इसका फायदा हुआ है। एंटीथेसिस वाले कहते हैं फायदा तो हुआ है लेकिन सारे फील्ड्स में बराबर फायदा नहीं हुआ है ना। मतलब उनका सड़ा हुआ आंसर, फूफी जान का हर चीज के ऊपर एतराज जो है मौजूद है। आप बात करके देखें, उसने जवाब में ऐसी सड़ी हुई फेंकनी है उसने कि बस बंदा वहीं पे जल के रह जाता है। ये आप में चनाचे, अब आपको जो है अपने अंदर एक फूफी पालनी पड़ेगी अपने दिमाग के अंदर, जो आपके अपने पॉइंट्स को काउंटर करेगी बार बार। In my case, it is my discussion with my wife. सारी डिस्कशन थीसिस एंटीथीसिस, जो मर्जी बात कर लें, जवाब में ऐसा एंटीथीसिस आएगा कि जनाब इंसान जो है वो कहता है कि मैंने बात की क्यों। चनाचे मेरी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग है इसकी, आर्गुमेंटेटिव ऐसे की। किसी हद तक मैं अच्छी आर्गुमेंटेशन इसलिए कर लेता हूँ कि मेरी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी होती है। आप ईद पे घर गए हैं ना, तो सिंथेसिस में बन जाता हूँ।
मैं वो जिक्र किया कि भाई इतनी लंबी ड्राइव है, 5 घंटे मुझे लग जाते हैं इस्लामाबाद से आने में, तो थक जाता हूँ ना, मुझे था कि अब मैं जाके आराम करूं, तो इसका एंटीथीसिस क्या आएगा? ऑटोमेटिक गाड़ी है, आप कौन सा कोई पैदल चल के आए हैं? आप खुद ही कहते हैं बड़ी आरामदेह गाड़ी। एंटीथीसिस खड़ा है, जरा मौजूद है। सो हर चीज का आप जिसका मर्जी जिक्र करेंगे ना, वो कन्विंसिंग पॉइंट है ना, सारा है ना। या बंदा जाके जिक्र करता है यार लाहौर में गर्मी बड़ी है, नहीं एसी में बैठे हुए हैं, आपको क्या लगे गर्मी से? सो एंटीथीसिस इस तरह का ना अपना दिमाग ट्रेन करो कि कोई भी जो है, ये आपका जो थीसिस है उसके क्रिटिक्स ने उसको कैसे देखना है, ठीक है। अच्छा जी, डी पॉइंट था इफेक्ट ऑफ एक्सपेंडिंग आईटी ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। एंटीथीसिस वाले कहते हैं कि हाँ, हमारे थीसिस को वीक कर रहा है ना। एंटीथीसिस वाले कहते हैं कि the expense on using IT for education, health and human development is beyond excess of many। आप जनाब दुरुस्त कह रहे हैं कि आईटी जो है वो एजुकेशन में, हेल्थ में और ह्यूमन डेवलपमेंट में यूज हो सकती है, लेकिन जनाब इसका खर्चा बड़ा है। बंदा बिल्कुल चुप कर जाता है जी, आपका पॉइंट बिल्कुल। चनाची एंटीथीसिस भी उतना ही वैलिड होना चाहिए कि जितना थीसिस स्ट्रांग था, एंटीथीसिस भी उतना स्ट्रांग होना चाहिए। और उसके बाद ई वाला पॉइंट था कि पॉजिटिव एंड इनडिस्क्रिमिनेट ट्रीटमेंट ऑफ ऑल मैनकाइंड अलाइक। ये ऐसे मजेदार ही इसलिए होती है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग दिस, इसके अंदर जो आर्गुमेंटेशन होती है ना, बड़ी दिलचस्प होती है कि एक ही माइंड देखें, एक ही माइंड जो है वो सारे पॉइंट्स निकाल रहा है। पॉजिटिव एंड इनडिस्क्रिमिनेट ट्रीटमेंट ऑफ ऑल मैनकाइंड अलाइक नहीं, इसका पॉइंट उनका ये है कि हेट स्पीच हैज अराइजन ओनली बिकॉज ऑफ ब्रॉड यूज ऑफ आईटी। दुनिया में आप कहते हैं कि इंसानियत सबको बराबर जो है ट्रीटमेंट, नहीं, दुनिया में हेट स्पीच सबसे बड़ा पॉइंट ही उनका ये है एंटीथीसिस वालों का कि आप देखो, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी तो किसी इलाके में, दुनिया के किसी हिस्से में अगर किसी के मजहब पे अटैक किया जाता था तो वो वहीं तक महदूद रहता था, या कम से कम इतना नहीं फैलता था जितना अब फैलता है। अब तो कहीं पे भी कोई बंदा तकरीर कर रहा है किसी के भी खिलाफ, वो वीडियो चला जाता है उसके ऊपर इंटरनेट पे, वो वायरल हो जाता है, सारी दुनिया में एक नफरत की लहर जो है वो दौड़ जाती है। फिर उसके जवाब में एक नहीं 15 लोग जवाब देते हैं उसका, उन 15 के जवाब में 150 लोग जवाब देते हैं उसका। एंड दैट इज हाउ एक तकरीर से पूरी दुनिया में आग लगाई जा सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अब देख लो थीसिस एंटीथीसिस बिल्कुल जो है वो बराबर। सर एंटीथीसिस में थीसिस का पॉइंट को लिखकर फिर एंटी जी आइडेंटिफाई करवाना है, अमन खान आइडेंटिफाई करवाना है, वरना पता नहीं चलेगा कि आप कौन से पॉइंट को जो है उसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है एंड बड़ी आर्गुमेंटेटिव वैसे ना। अब सिंथेसिस जरा मुलाहिजा कीजिएगा, आपने दोनों तरफ के जो है वो देख लिए कि थीसिस वालों ने भी अपने सारे तीर चला लिए और एंटी थीसिस वालों ने एक भी तीर निशाने पे नहीं लगने दिया, उन्होंने सबको जवाब में रस्ते में ही मिसाइल मार के सबको तबाह कर दिया। अब सिंथेसिस वाले क्या करेंगे? सिंथेसिस वाले कहते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज प्रोवाइडेड फार मोर बेनिफिट्स टू मैनकाइंड टू आउटवे इट्स डिसएडवांटेजेस। हम ये नहीं कहते कि इसके डिसएडवांटेजेस नहीं है, यकीनन है, लेकिन थोड़े हैं, इसके एडवांटेजेस कहीं ज्यादा है इससे। मसलन पहला पॉइंट था कम्युनिकेशन आसान हो गई है, उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा था, नेगेटिव एक्टिविटीज भी बढ़ गई हैं, जराइम भी बढ़ गए हैं इजी होने की वजह से। सिंथेसिस वाले क्या कहते हैं, evil minds are not limited to communication through information technology only। समझो जरा इस पॉइंट को कि evil minds का ये नहीं है कि evil minds का ये नहीं कि वो मतलब सिर्फ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ना होती तो क्या आप उसके क्या पहले evil minds नहीं थे दुनिया में? और evil minds जो हैं जिन्होंने जराइम करने हैं, जो 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 जराइम
मुजरिम दिमाग जो बंदा है वो किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता है। तो क्या सारी टेक्नोलॉजी गलत हो गई? यानी बात यह है कि टेक्नोलॉजी गलत नहीं है, उसका इस्तेमाल करने का अंदाज जो है, असल चीज वो गलत है। सो हमारा तो टॉपिक टेक्नोलॉजी के बारे में है, लोगों के बारे में तो नहीं है। स्टूडेंट्स, बात की समझ आ रही है? कम्युनिकेशन आसान हो गई है, वो कहते हैं जी कम्युनिकेशन और भी तरीके हैं उनके पास। अच्छा जी, अगला पॉइंट मेरा क्या था? सिंथेसिस। आप सिंथेसिस किया ना, हमने कहा था ईज ऑफ, जी फैक्ट्स भी देने हैं, पैराग्राफ स्ट्रक्चर इसका सेम है, इसके अंदर फैक्ट भी चाहिए मारिया नजीर, इसके अंदर एविडेंस भी चाहिए, रेफरेंसेस चाहिए, सब कुछ चाहिए। सिर्फ बात कर देने काफी नहीं है, साथ हमें सबूत भी चाहिए, उसके लिए सब कुछ चाहिए। उस लिहाज से ये ऐसे जो है सारी तरफ से वो रेफरेंस वहीं से लेंगे जहां से आप बाकी एसेस के लिए लेंगे, इसके लिए कोई खास जगह तो नहीं है ना जी। सखावत अली, हियर वी आर सपोर्टिंग द थीसिस। सिंथेसिस में हमारा फोकस किस चीज पे होता है आबदा खान? सिंथेसिस में हम एंटी थीसिस को गलत साबित करते हैं और अपने थीसिस को सपोर्ट करते हैं। सिंथेसिस का ये पॉइंट। अच्छा जी, स्टूडेंट्स जरा आइडेंटिफाई करते जाना। ईज ऑफ एक्सेस टू ऑल ह्यूमैनिटी, जरा देखिएगा कि सारी ह्यूमैनिटी को ये अवेलेबल है। एंटीथेसिस वालों ने क्या कहा था कि जिनके पास टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस होंगी सिर्फ वही इन चीजों को यूज कर सकते हैं, और लोगों के लिए तो ये टेक्नोलॉजी किसी काम की नहीं ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, सिंथेसिस वाला देखें क्या कहता है। सिंथेसिस वाला कहता है द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज कम्युनिकेशन इज एक्सेसिबल टू मोस्ट ऑफ द लिटरेट ह्यूमैनिटी। पॉइंट ये है कि जिन लोगों के पास मतलब लिटरेट्स, जो लिटरेट ह्यूमैनिटी है, उनको तो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है ना सबको। और अगर आप कहें कि जी सारी दुनिया में तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, तो जनाब जवाब उसका ये बनता है कि उनके पास, लोगों के पास और टेक्नोलॉजी भी तो नहीं है ना। तो 60% है ना, चलो 60% है जो लिटरेट ह्यूमैनिटी है, तो बाकी लोगों के पास, तो बाकी दुनिया देखें, दुनिया के पास तो कोई बाजी तो ऐसी जगह है जहां पे कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है। लोगों के पास फॉर एग्जांपल बिजली नहीं है, लोगों के पास वो जो है रोड्स नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है। आप सहराओं में चले जाएं, ऊपर बर्फ में चले जाएं, एस्किमोस में चले जाएं, सारी जगह फैक्ट हर जगह चाहिए। सुभान, ये छोड़ दें आपके थीसिस में फैक्ट चाहिए कि एंटी थीसिस में चाहिए, पैराग्राफ स्ट्रक्चर सेम है, जब तक आप फैक्ट्स एविडेंस नहीं देंगे आपकी कोई बात नहीं मानी जाएगी। ये छोड़ दें कि जी थीसिस में फैक्ट देना है कि एंटी थीसिस में देना, हर जगह देना। वही बात कर रहे हैं ना कि कॉमन थिंग, इट इज widespread use of information technology is accessible to most of the literate humanity, और जिनको नहीं है accessible उनको तो दूसरी टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल नहीं है ना, तो फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या कसूर है? फिर ये जो पॉइंट था कि इफेक्ट ऑफ एक्सपेंडिंग आईटी ऑन एजुकेशन हेल्थ, और दूसरों ने कहा था नहीं जी महंगा बढ़ा है, अगर आपने इसको इस्तेमाल करना हो तो महंगा बढ़ा है। तो इसका जवाब हम सिंथेसिस में ये देते हैं कि द लॉन्ग टर्म एडवांटेज ऑफ स्पेंडिंग ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज कॉस्ट सेविंग। महंगा है लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सारा खर्चा अपना जो है ना सिर्फ निकाल जाता है बल्कि हमेशा के लिए जो है वो जैसे पेपरलेस ऑफिसेज हैं जिस तरीके से, वक्ती तौर पे लगता है मुश्किल कि जी सारा कंप्यूटराइज कर दिया है, खर्चा बहुत हो गया, लेकिन उसके बाद हमेशा के लिए वो जो है लॉन्ग टर्म में। अच्छा जी, हेट स्पीच वाला क्या है? उसने कहा था कि इनडिस्क्रिमिनेट ट्रीटमेंट ऑफ ऑल मैनकाइंड। एंटीथेसिस वाले ने कहा हेट स्पीच बढ़ गई है। सिंथेसिस वाला कहता है
the negative or positive use of IT is within the control of humans. आप ये नहीं कह सकते कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पड़ा कंप्यूटर जो है वो हेट स्पीच शुरू नहीं कर देता। इंसान हेट स्पीच करता है, कंप्यूटर नहीं करता। स्टूडेंट समझ आ रही है बात की कि टेक्नोलॉजी बजाते खुद तो नहीं ना तबाही फैला रही, इंसान का इस्तेमाल जो है उसका वो खराबी कर रहा है ना। ये तुम लोगों का एनालिटिकल माइंड जो है ना, एक्चुअल मैं क्यों आर्गुमेंटेटिव एसे के ऊपर इतना जोर देता हूं कि ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है। ये एग्जामिनर जो एक्सपोजिटरी एसे के थ्रू जो हम पूरी एसे पढ़ते हैं तो पता करते हैं कि ये क्रिटिकल थिंकर है कि नहीं। यहां पे हमें एग्जामिनर्स को बना बनाया क्रिटिकल थिंकर नजर आ रहा है। ये देखो, क्रिटिकल थिंकिंग करने वाला एनालिटिकल माइंड होगा तो वो इन पॉइंट्स को अपोज भी करेगा और फिर उसको सिंथेसिस भी करेगा ना। इसलिए इसके अंदर सीएसएस में इसको इतना पसंद किया जाता है, आर्गुमेंटेटिव एसे को, इसलिए इसके अंदर लोग इतने नंबर लेते हैं। ये सारा कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा हमेशा ये होता है, मैं तीनों टाइप्स आपको पढ़ा रहा हूं ना, तीनों टाइप्स पढ़ा रहा हूं, फिर उसके बाद डिसाइड करें। अभी ना डिसाइड करें कौन सा। सारिश फरमान ने लंबा सा मैसेज लिखा है, उसकी बात नहीं सुन रही हमारी वो। Sir, then what is the difference between thesis and synthesis? We already prove our stance with facts and again here. नहीं जी, जब आपने थीसिस दिया था तो आप प्रूव नहीं थे कर रहे। सरिश, मैं तुम्हें बात बताता हूं, तुमने ये बात की है ना अपनी, मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम्हारी ये सारी बात जो तुमने की है ना वो गलत है, ठीक है? अब तुम अपने आप को डिफेंड करोगी कि नहीं? सरिश जवाब दें। क्यों करेंगे? पहले आप जब आपने बात की है, पहले जब तुमने बात कर दी है, तो अब एंटीथेसिस मैंने दिया है, तो फिर क्यों अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं? आपने तो पहले सारा कुछ लिख दिया हुआ, फिर आप अपने आप को डिफेंड क्यों कर रहे हैं? इसलिए डिफेंड कर रहे हैं कि आर्गुमेंट के शुरू में आपने बात की थी, एंटीथेसिस उस वक्त मौजूद नहीं था। जब एंटीथेसिस आया तो अब आपने अपनी बात को डिफेंड करना है ना। आपने जब शुरू में, देखो तुम लोग गलती पता है क्या कर रहे हो? तुम गलती ये करते हो कि जी शुरू में हमने प्रूव कर दिया। भाई प्रूव तो कुछ भी नहीं किया आपने। ये जो जब आपने कहा कम्युनिकेशन हैज बीन इमेंसली फैसिलिटेटेड, तो आपने सिर्फ मेंशन किया है। मैं जरा दोबारा आपको ये चीज क्लियर करना चाहूंगा, प्रूव क्या होता है? प्रूव क्या होता है? क्योंकि काफी सारे लोगों को इसी चीज के ऊपर जो है वो प्रॉब्लम पेश आता है। I will prove to you that this is a marker. I will prove to you that this is a marker. मैं आपको प्रूव करूंगा कि डिस्क्राइब करूंगा? सर इस तरह हिस्सा लो जरा डिस्कशन में, तुम्हारे लिए मैंने स्टार्ट किया इसको। अब गायब नहीं हो जाना, डिस्क्राइब करेंगे ना। तो मेरा थीसिस है कि दिस इज द मार्कर, ठीक है? अब दूसरा बंदा कहता है, अगर दूसरा बंदा इसके जवाब में कुछ और कहता है, नो इट इज अ पॉइंटर। अब मैंने जब पहली दफा आपको दिखाया तो मैंने आपको खोल के नहीं दिखाया कि जनाब ने नहीं देखो ये इसकी फैलते पर ये है, ये नहीं बात की। लेकिन जब मुझे अपोज किया जाएगा, जब दूसरा बंदा कहेगा नहीं इट इज अ पॉइंटर, अब मैं क्या करूंगा? सिंथेसिस करूंगा, मैं प्रूव करूंगा कि नहीं जी ये पॉइंटर नहीं है। ये देखो, ये इसकी फेल टिप है, ब्रॉड है, और जब ये लिखेगा तो मोटी लाइन लगाता है, पॉइंटर बरीक पॉइंट लाइन लगाता है। ये बात मैंने पहली दफा क्यों नहीं की? शुरू में मैंने क्यों नहीं इसकी फेल टिप आपको दिखाई? बताइएगा। सर
शुरू में मैंने आपको ये सारा खोल के क्यों नहीं दिखाया? इसलिए कि मैं सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा था, मुझे कोई अपोज नहीं था कर रहा। देयर वाज नो एंटीथीसिस। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि सर पहले भी वही बात की है, दोबारा भी वही बात करें। भाई दोबारा इसलिए करना पड़ा है कि आपने मेरी बात मानी नहीं। मैंने कहा ये मार्कर है, आप कहते हैं नहीं पॉइंटर है, तो फिर मैं आप साबित करूंगा ना अपनी बात को। तो थर्ड टाइम जब बात कर रहे हैं तो प्रूव कर। पहली दफा किया था तो डिस्क्राइब किया था, दूसरे ने उसको क्रिटिसाइज किया, फिर चल के तो ये बना। अब बताएं, समझ आती है थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस की? आप प्रूव का वर्ड जो है, हमें प्रूव के वर्ड की नहीं पता, ये साबित करना है। भाई मैं साबित करता हूं कि बाहर अंधेरा हो गया, मुझे क्या जरूरत पड़ी है साबित करने की? साबित उस वक्त किया जाता है जब कोई अपोज कर रहा हो। इसकी एक मिसाल दूं आपको छोटी सी। नहीं वो प्रूव नहीं है, प्रूव नहीं है, वो तो हमने अपनी जो बात की थी उसको एग्जांपल दी थी, वो प्रूव तो नहीं करने के लिए होता ना। एविडेंस जो है वो इंफॉर्मेशन है, एग्जांपल दी है, चलो व्यू कर लो, एविडेंस नहीं है, एग्जांपल है। कोई अपोज करेगा तो फिर है ना। मैं इसकी सादा सी एग्जांपल आपको ही देता हूँ छोटी सी, जिससे आपको ऑटोमेटिकली इसकी समझ आ जाएगी। दोस्तों की तरफ गए हुए किसी दिन रात को बहुत देर हो गई, तो अब घर इन्फॉर्म भी नहीं किया कि भाई फ्रेंड्स की तरफ आए हुए हैं, और जो है वो 9 बजे आमतौर पे घर चले जाते हैं, तो 10 बज गए, 11 बज गए, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया घबराहट मेरी बढ़ती गई कि यार अब घर जाके क्या एक्सप्लेन करेंगे। बाकी दोस्तों को भी यही फिक्र, यार घर जाके क्या एक्सप्लेन करेंगे, बैठे बैठे यहाँ पे तो आज पता ही नहीं चला टाइम का, और 12-1 बज गए। फिर अल्टीमेटली लोगों ने ये डिसाइड किया कि यार ये साजिद जो है इसका करते हैं, एक्सीडेंट हो गया इसका, और साजिद अब ध्यान रखना, अगर तुम्हें फोन किया किसी ने, इसका एक्सीडेंट हो गया था, इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा और ब्लड अरेंज करना पड़ा, और बड़ा सारे लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि 3-4 दोस्तों ने कि इसका जो था एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए कि सबने जो है वो जाके घर पहुंचा। मैं तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम था। तो अब जाके तो मैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, वो बस वो साजिद का एक्सीडेंट हो गया, आज तो बड़ी देर हो गई, तो वहां जो है वो एक्सीडेंट, तो उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके गए, चोट ज्यादा आई हुई थी, उसको ब्लड का अरेंज करना पड़ा, पता ही नहीं लगा टाइम का, 2.5-3 घंटे गुजर गए, और कर आके थक के अब जो है वो कहीं घर आने का मौका। मैं अब लगा हुआ हूँ एक्सप्लेन करने सारा कुछ ना। बेगम ने सादा सा सवाल पूछा, कहती मैंने कोई, आप इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं, मैंने को पूछा है कि क्या हुआ है? मैंने को पूछा कि क्या हुआ है? जब एंटीथीसिस है नहीं है तो थीसिस किधर आएगा? अब अगर वो पूछे कि क्यों देर हुई तो फिर प्रूव करूंगा मैं तो है। तो हम जनाब अब ये क्या होता है, ये दिल का चोर होता है कि बंदा घर आते ही एक्सप्लेनेशन शुरू कर दी है, साफ पता चल रहा है कि झूठ बोल रहा है, इसको पूछा है कोई नहीं और अपने पास से शुरू हो गया कि वो एक्सप्लेनेशन है। अब बताएं, अब समझ आइए वो बात की, ये कैसे होता है? अपने पास से बंदा एक्सप्लेनेशन कब शुरू कर, नहीं तुम लोग भी, मैं अपनी मिसाल तो नहीं ना दे रहा, तुम लोग भी बताओ ना, पेरेंट्स के साथ कभी जो है वो घर जाते नहीं शुरू कर देते, या फोन पे ऊपर ज्यादा देर हो गई है, ओ बड़े दो अरसे बाद दोस्त का फोन आया तो इसलिए अंदर से फोन कोई और चल रहा होता है। करते हो कि नहीं करते? सिर्फ मेरे साथ तो ना करो कि जैसे मैंने ही सिर्फ किया है, क्यों आप लोग नहीं प्रूव करते? तो इसलिए ना, अब आप समझे कि ये लॉजिकल जिंदगी का हिस्सा है, ये कोई मैं कोई अफसानवी बातें नहीं कर रहा, यहाँ पे ये सारी चीजें थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस जो है लाइफ में हर वक्त चल रहा होता है। बिल्कुल करते हैं ना, ठीक है ना, क्यों करते हैं? इसलिए कि एंटीथीसिस आ रहा होता है, इसलिए आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और अगर बगैर एंटीथीसिस के करें तो फिर वो पकड़ा जाता है झूठ जो है। अच्छा जी,
सिंथेसिस में एग्जांपल डिफरेंट देनी होगी, जाहिर है। मैंने अर्ज की ना कि हर पैराग्राफ की अपनी डिमांड है। अब मैं आपको आगे चल के इसकी मैं पैराग्राफ भी लिखे हुए हैं वो भी दिखाता हूँ, उससे आपके काफी सारे सवालों की जवाब मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो हो गई आउटलाइन, और इसके ऊपर अब इंट्रोडक्शन पैराग्राफ कैसे लिखना है, अब इसके ऊपर बकायदा ऐसे जो है वो मैं आपको साथ साथ वो भी दिखा रहा हूँ। मैंने अर्ज किया कि इसके ऊपर आर्गुमेंटेटिव मैंने काफी मेहनत की हुई है और सारा कुछ लिख के दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, उसके बाद क्रंच पैराग्राफ, उसके बाद पहला पैराग्राफ 3A, उसके बाद 4A 5A, सब कुछ जो कुछ है वो, ताकि आप सीख जाएं इसको सही तरीके से। अच्छा जी, ये इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आ गया। मोहम्मद अली फहद ने निकाली है 10 इंडिकेटर्स टेक्निक, वो नई बात पे निकाली। मुझे जरा बाद में याद कराएं, चलो मैं अपने पास नोट कर लेता हूँ और आपको फहद 10 इंडिकेटर्स का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो अलग से मैं आपको करवा दूंगा। नमाज अभी तो 1 घंटा हुआ है हमें पढ़ते हुए। जी, तो फिर करनी अभी ब्रेक करनी है? बाकी कह रहे हैं कि नहीं, वो कहते हैं अभी तक अजान नहीं हुई। नहीं, हो जाएगी ना थोड़ी देर तक, अराउंड 7 आप कर लें फिर 7:05 से, इतनी देर में हो जाएगी सारी जगहों पे ना। जी चले, वानिया हो जाएगी आपके यहाँ भी। ब्रेक कर लेते हैं खतीब, हम लोग 20 मिनट्स की ब्रेक लेंगे राजा खतीब, और आई विल बी ऑफलाइन ड्यूरिंग दिस वन। ब्रेक फॉर 20 मिनट्स। जी हाँ, अब रमजान खत्म हो गया ना, ब्रेक 20 मिनट्स की होती है।